आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अध्याय 5 द्रव की अवस्थाएं। जैसा कि हमको पता है कि द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली कहलाती है ठोस अवस्था, दूसरी कहलाती है द्रव अवस्था और तीसरी कहलाती है गैस अवस्था। जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है द्रव्य की अवस्थाएं, तो सबसे पहले यहाँ हम समझ लें कि द्रव्य मतलब क्या होता है। तो द्रव्य का अर्थ होता है कोई भी पदार्थ जिसकी आकृति निश्चित हो, आकार निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, या ऐसा कोई भी पदार्थ जो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता हो, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, द्रव्य। तो अक्सर यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि द्रव्य और द्रव दोनों को लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। तो आप बिल्कुल सावधानी से और ध्यान पूर्वक देखना कि यदि द्रव्य है इसका मतलब है पदार्थ है, और यदि द्रव लिखा हुआ है इसका मतलब है वो पदार्थ की अवस्था है। तो हम आज इस अध्याय में जो अध्ययन करेंगे वो है द्रव्य की अवस्थाएं, जिसके अंतर्गत हमको 2 विशेष अवस्थाओं को देखना है। एक है गैसीय अवस्था और दूसरा द्रव अवस्था। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तव में गैस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था क्या है और द्रव अवस्था क्या है। तो जनरली इसमें हमको अंतर पता होना चाहिए कि वास्तव में द्रव क्या होते हैं, ठोस क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। तो हम देख लें कि वास्तव में ठोस अवस्था में क्या पाया जाता है, द्रव अवस्था में क्या पाया जाता है और गैस किस रूप में उपस्थित होती है। साधारणतः जैसे मान लीजिए मैं आपको चौक दिखाऊं या ये डस्टर दिखाऊं, तो हमको देखकर ही समझ में आ रहा है कि किस अवस्था में होंगे, ठोस अवस्था में। इसका मतलब है कि यदि हम इनकी आकार या आकृति की बात करें तो इनका आकार हमेशा कैसा होता है, निश्चित होता है। अब जैसे मान लीजिए हमने एक बोतल लिए, उसमें पानी लिए, या एक कटोरी लिए उसमें पानी लिए, या एक ग्लास लिए और उसमें पानी लिए, तो है तो वो द्रव अवस्था, लेकिन जिस पात्र में हमने उसको लिए उसके अनुरूप वो अपना आकार बदल लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका आकार जो होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अब यदि हम बात करें इस पूरे कमरे की, तो जैसा हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे गैस के अणु भरे हुए हैं, लेकिन हमको दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे। मान लीजिए हमने सिलेंडर में गैस को भरी हुई है, वो हमको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनका आकार भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। द्रव के लिए हम लिख सकते हैं ये पात्र के अनुरूप बदलता है, मतलब हम इसको कह सकते हैं पात्रानुसार इसका आकार परिवर्तित होता है। तो सबसे पहली चीज हमको पता चल गई कि वास्तव में ठोस किस आकार के होते हैं, द्रव किस आकार के होते हैं और गैस कैसे होते हैं। अब यदि हम इनके बंध या बलों की बात करें तो इसमें हमेशा प्रबल बंध दिखाई देते हैं, इसमें हमको दुर्बल बंध दिखाई देते हैं और इसमें भी हमको कैसे दिखाई देते हैं, दुर्बल बंध। अब ये हमको कैसे पता चला कि प्रबल बंध है, तभी तो इनका आकार कैसा है, निश्चित है। इनमें दुर्बल बंध है इसलिए इनका आकार जो है आसानी से टूट जाता है। अब यदि हम इनके आयतन की बात करें तो इनका आयतन भी कैसा होता है, निश्चित होता है, इनका अनिश्चित होता है और इनका भी अनिश्चित होता है। ये पात्रानुसार ये भी परिवर्तित होता है। तो जिस पात्र में हम लेंगे उसके अनुरूप इनका आयतन जो होगा वो निर्धारित होगा। अब इसी आधार पर यदि हम इनके उदाहरण की बात करें तो जैसे हम साधारणतः अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जितनी भी धातुएं होंगी वो सब इसके अंतर्गत आएंगी। कोई लकड़ी हो गया, या हम हीरे की बात करें, ग्रेफाइट की बात करें, तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो ठोस के अंतर्गत। तो हम इनके कुछ उदाहरण ले लें, जैसे हीरा, धातुएं, लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ठोस पदार्थ के अंतर्गत। अब जैसे हमको द्रव के अंतर्गत लेना है तो द्रव के अंतर्गत हमारी पारा या मरकरी हम जानते हैं,
ये द्रव पदार्थ के रूप में पाई जाती है। दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब किस अवस्था में पाए जाएंगे? द्रव अवस्था में। और इसी तरह यदि गैस अवस्था की बात करें तो वायुमंडल में पाई जाने वाली कोई भी गैस, जैसे H2, O2, N2, ये सब किस रूप में पाई जाएगी? गैसीय रूप में। तो इस तरीके से हम एक चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि वास्तव में ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको पूरे नियमों के अंतर्गत या पदार्थ की अवस्थाओं के लिए लगनी है, वो तीन चीजों की हम यहाँ खास बात करेंगे। ताप, दाब और आयतन। जैसा हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, यदि हम ताप की बात करें तो ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं, तो हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? T से। यदि हम दाब की बात करें तो दाब को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? P से, क्योंकि दाब का मतलब क्या होता है? प्रेशर। और यदि हम आयतन की बात करें तो आयतन को हम प्रदर्शित करेंगे V से, क्योंकि आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। तो यदि हम पदार्थ को प्रदर्शित करना चाहते हैं या पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को दर्शाना चाहते हैं तो हमको तीन महत्वपूर्ण कारकों का अध्ययन करना पड़ेगा। एक जो कहलाता है ताप, दूसरा कहलाता है दाब और तीसरा कहलाता है आयतन। अब यदि हम ताप की बात करें तो ताप का मतलब क्या होगा ये समझ लें। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हम गर्म कर रहे हैं और अचानक हमारे हाथ पे लग जाए, या हम इलेक्ट्रिक के थ्रू या विद्युत के थ्रू प्रवाहित करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ताप है। यदि हम किसी चीज को दबा रहे हैं, अपने हाथ को पंच कर रहे हैं, उस समय यदि हमको महसूस हो रहा है तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे? दाब। और यदि किसी पात्र में या किसी भी उपकरण में कोई वस्तु भरी हुई है द्रव रूप में या गैस रूप में, तो हम उसका क्या कहेंगे? आयतन। तो ये तीन घटकों का यहाँ पर, ये तीन कारकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा, जिसको कि हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देख लें कि हम पदार्थ की अवस्थाएं देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस अध्याय से पूछे जाते हैं कि वास्तव में गैसीय नियम क्या होते हैं जो इस पदार्थ की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो उसके अंतर्गत हम तीन नियम पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गैलुसेक का नियम। यहाँ पर एक नियम की बात हम और करेंगे, एवोगैड्रो नियम, जो हमने पहले अध्याय में भी इसका अध्ययन कर चुके हैं। वो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नियम कहलाएगा जो कहलाएगा एवोगैड्रो नियम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉयल का नियम। अब जो हमने तीन महत्वपूर्ण कारक लिए थे, उन कारकों का अध्ययन करने के आधार पर बॉयल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि यदि हमारा ताप स्थिर हो, यदि हम ताप को क्या कर दें? स्थिर कर दें, तो किसी भी गैस का जो आयतन होता है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हमको दो चीजें विशेष रूप से याद रखना है कि जब ताप स्थिर हो तो किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए मैंने आपको बता चुके थे कि जब T बराबर कैसा हो? स्थिर। तो सबसे पहला नियम जो बॉयल नामक वैज्ञानिक ने ताप, दाब और आयतन के मध्य संबंध बतलाने के लिए दिया, वो कहलाया बॉयल का नियम। और इस नियम के अनुसार यदि हम साधारण रूप में लिखें तो स्थिर ताप पर किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है यदि हम आयतन को बढ़ाएंगे तो दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यदि आयतन को कम करेंगे तो दाब कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब है उसमें उल्टा संबंध होता है। तो हमने तीन घटक देखे या तीन कारक देखे, ताप, दाब और आयतन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा यह नियम जो है, मतलब बॉयल का नियम है, वो किस किस के मध्य संबंध बताता है? V व P के मध्य संबंध बतलाने वाला। P और V के मध्य संबंध बतलाने वाला नियम कहलाएगा बॉयल का नियम। और इस नियम को हमने सूत्र रूप में प्रतिपादित किया कि V समानुपाती 1/P। अब जैसा हमको पता है कि यदि हम समानुपाती का चिन्ह बराबर में रखें तो एक नियतांक मानते हैं
तो हो जाएगा V बराबर K इंटू 1/P। अब यदि हम पक्षांतर करें तो पक्षांतर करने पर हमको पता नीचे की राशि है तो वो ऊपर चली जाएगी, और यदि गुणा है तो भाग हो जाता है, तो P नीचे था, ये हो जाएगा P इंटू V बराबर K। तो ये एक महत्वपूर्ण हमको नियम प्राप्त होगा जिसको हम कहेंगे बॉयल का नियम। तो ये हो जाएगा PV बराबर K। अब मान लीजिए हमारे पास 2 या 2 से अधिक पदार्थ उपस्थित हो, तब उस स्थिति में हम इस नियम को कैसे प्रतिपादित करेंगे देख लें। प्रारंभिक अवस्था के लिए और अंतिम अवस्था के लिए। प्रारंभिक अवस्था के लिए हमारा समीकरण हो जाएगा P1 V1 बराबर K, और अंतिम अवस्था के लिए हो जाएगा P2 V2 बराबर K। पर यहाँ हमारी जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी जब T बराबर स्थिर, और इसमें भी क्या रहेगा जब T बराबर स्थिर। ये हमारी 2 अलग अलग अवस्थाओं के लिए P1 V1 बराबर K और P2 V2 बराबर K। अब यदि हम समीकरणों की तुलना करें तो इनका दायां दायां पक्ष बराबर है, इसलिए बायां बायां पक्ष भी बराबर होगा, तो ये हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। P1 V1 बराबर P2 V2। तो इस तरीके से एक महत्वपूर्ण समीकरण हमको बॉयल के नियम की सहायता से प्राप्त होगा, और इसको अपन ले लें समीकरण 2। तो इसको आप बहुत बढ़िया लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, तो निश्चित रूप से आप बॉयल का नियम आसानी से हल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ये नियम P और V के मध्य संबंध बतलाता है, और इस नियम के अनुसार यदि हम देखें तो हमारा संबंध प्राप्त होता है P1 V1 बराबर P2 V2। अब जब भी कभी बॉयल नियम पूछा जाता है तो उसका ग्राफीय निरूपण जरूर पूछा जाता है। तो अब हम देख लें कि वास्तव में यह किस रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। ये हम इसको 3 विशेष कंडीशन में यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। अक्ष ले लें, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। 3 अक्षों पर हम हमेशा किसी भी ग्राफ को प्रदर्शित करते हैं, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब यदि हम पहले ग्राफ की बात करें तो हमारा पहला वाला जो होगा ये V1 V2 और V3। मतलब यदि हम x अक्ष पर आयतन को और y अक्ष पर यहाँ ले लें हम दाब P1 P2 P3, यदि हम x अक्ष पर दाब को और y अक्ष पर x अक्ष पर आयतन को और y अक्ष पर दाब को प्रदर्शित करें तो हमारा पहला आरेख इस तरह से प्राप्त होगा जो P और V के मध्य संबंध बतलाएगा। अब इसी तरीके से हम दूसरा आरेख देख लें, 1/V और P के मध्य संबंध बतलाने वाला दूसरा आरेख इस तरीके से प्राप्त होगा। इसको कहेंगे मूल बिंदु से होकर जाने वाली तरंग रेखा।
और यदि हम तीसरे आरेख की बात करें जो PV और P के मध्य संबंध बतलाता है, तो हमारा आरेख इस तरीके से प्राप्त होगा। अलग अलग समानांतर सरल रेखाएं प्राप्त होंगी। तो इस तरीके से 3 प्रकार के आरेख हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। एक जो P और V के मध्य संबंध बतलाएगा, इसको बोलेंगे अति परवलय। दूसरा, यदि हम 1/V और P के मध्य ग्राफ खींचे तो दूसरा आरेख हमको मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होगा। और यदि हम तीसरे आरेख की बात करें तो हमको समानांतर सरल रेखाएं प्राप्त होंगी। तो इस तरीके से हमारे बॉयल के नियमानुसार हमको 3 आरेख प्राप्त होंगे, 1, 2 और 3, जिनका अध्ययन आपको आसानी से करना है। तो इस तरीके से हम बॉयल के नियम की व्याख्या करते हैं। अब इसी में दूसरा महत्वपूर्ण नियम जो हमको देखना है वो कहलाता है चार्ल्स का नियम। तो हम दूसरे नियम की बात कर लें। अभी हमने देखे पहला नियम बॉयल का नियम जो P और V के मध्य संबंध बतला रहा था। अब अपन दूसरे नियम की बात करेंगे जो V और T के मध्य संबंध बतलाएंगे। अब स्वाभाविक है कि यदि यह नियम V और T के मध्य संबंध बतला रहा है तो इसमें क्या चीज स्थिर होगी? दाब, मतलब P बराबर स्थिर। तो हमारा नियम हो जाएगा V समानुपाती T के। यदि हम शब्द रूप में इस नियम को देखें तो बहुत आसान और सरल नियम है जो कहलाएगा चार्ल्स का नियम। आप लिख सकते हो कि यह नियम आयतन V और ताप T के मध्य संबंध स्थापित करता है। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, पहला नियम था हमारा स्थिर ताप पर, यह नियम है स्थिर दाब पर। नियम बिल्कुल सेम है जैसा हमने पहले नियम में किए थे वैसे ही है। जब दाब स्थिर हो मतलब स्थिर दाब पर किसी भी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं V समानुपाती T के। ये कहलाएगा चार्ल्स का नियम। अब जैसे हमने समानुपाती का चिन्ह बराबर में रखने के लिए एक नियतांक माने थे, तो यहाँ भी हम एक नियतांक ले लें। V बराबर हो जाएगा K इंटू T। अब समीकरण का पक्षांतर कर दें तो जैसे अभी हमने P को नीचे से ऊपर ले गए थे, अब हमको T को नीचे से ऊपर से नीचे लाना पड़ेगा। तो हमारा संबंध हो जाएगा V अपॉन T बराबर K। तो ये महत्वपूर्ण समीकरण है जो चार्ल्स नियम की व्याख्या करता है। जब दाब कैसा हो? स्थिर हो। तो स्थिर दाब पर किसी भी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अब यहाँ समानुपाती का मतलब हमको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। यदि हम आयतन को बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ जाएगा और यदि हम ताप को बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। तो ये संबंध कहलाता है समानुपाती संबंध। और इस आधार पर हमको एक नियम प्राप्त होगा V अपॉन T बराबर K। तो इस नियम की व्याख्या हम सूत्र रूप में इस प्रकार कर सकते हैं। अब फिर उसी तरह से 2 अलग अलग अवस्थाओं के लिए यदि हम इसकी बात करें तो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के आधार पर हम 2 रूपों में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था के लिए और अंतिम अवस्था के लिए। मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था के लिए इसका आयतन है V1 और ताप है T1, तो स्थिरांक होगा K। अंतिम अवस्था के लिए यदि हम बात करें तो V2 अपॉन T2 बराबर K।
हम इसको अंतिम अवस्था ना भी बोले तो दो अलग अलग पदार्थों के लिए यदि हम इसकी बात करें तो पहले पदार्थ के लिए हो जाएगा V1/T1 बराबर K और दूसरे के लिए हो जाएगा V2/T2 बराबर K। तो ये हमारे पास दो समीकरण हो जाएंगे। अब यदि हम इन समीकरणों की तुलना करें तो तुलना करने पर जैसे हमको पता चल रहा है कि दोनों के दाएं दाएं पक्ष बराबर हैं, तो बाएं बाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारा समीकरण हो जाएगा V1/T1 बराबर V2/T2, या हम इसको लिख सकते हैं V1/V2 बराबर T1/T2। तो ये किसी भी रूप में प्रदर्शित करें, हमारे दो समीकरण हमको प्राप्त होंगे जो कि चार्ल्स नियम की व्याख्या करेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण ऐसे समीकरण हो गए जो चार्ल्स नियम को प्रदर्शित करेंगे अलग अलग पदार्थ की अवस्थाओं के लिए, पहले पदार्थ के लिए और दूसरे पदार्थ के लिए। उसी को हम प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था भी बोल सकते हैं, और इस रूप में हम दो समीकरणों को प्राप्त कर सकते हैं। अब बिल्कुल सेम वैसे ही हम इसके ग्राफी निरूपण की यदि बात करें तो हमको इसका ग्राफी निरूपण दो रूपों में प्राप्त होता है। इसके हम दो मेन आरेख की यदि बात करेंगे, पहला आरेख एक्स अक्ष पर, इधर लिखिए वाई अक्ष पर। तो हमको मूल बिंदु से होकर जाने वाली इस तरह की सरल रेखाएं प्राप्त होंगी। और ये आरेख जो है वो ताप T और आयतन V के मध्य संबंध स्थापित करेगा। और यहाँ पर जो आरेख हमको मिलेंगे वो P1 P2, अलग अलग दाब की अवस्थाओं में हमको इस तरह का आरेख प्राप्त होगा। अब यदि हम दूसरे आरेख की बात करें तो दूसरा आरेख बहुत महत्वपूर्ण आरेख होता है। इस आरेख का अध्ययन सावधानी पूर्वक अपन करें तो इस तरीके से हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब इसकी यदि हम अवस्थाएं देखें तो ये अलग अलग ताप पर हमको प्राप्त होंगी। और इस तरफ यदि हम बात करें तो ये हमारे अलग अलग आयतन पर हमको प्राप्त होगी। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर होगा वो -273 डिग्री C होगा। और इसी ताप को जो होता है केल्विन ताप या परम ताप कहते हैं। तो यहाँ पर यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब हम ताप T और आयतन V के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो हमारा एक आरेख प्राप्त होगा जो कि इस तरीके से प्राप्त होगा। और जब हम इस आरेख को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो -273 सेंटीग्रेड ताप पर यह आरेख इस तरह प्राप्त होगा। और -273 सेंटीग्रेड वह ताप है जिसे हम केल्विन ताप या परम ताप कहते हैं। और इसी के आधार पर हम आयतन की ताप और आयतन दाब के मध्य और ताप के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया चार्ल्स का नियम। अब हम अपने तीसरे नियम की बात करेंगे जो कहलाता है गैलुसेक का नियम। अब यदि हम यहाँ पर शॉर्टकट में देखें
तो बॉयल का नियम जो है वो V और 1/P के संबंध बतलाता है। चार्ल्स का नियम जो है वो V और T के मध्य संबंध बतलाता है। तो इस आधार पे हमको पता चल जाएगा कि एवोगैड्रो नियम जो है वो P और T के मध्य संबंध बतलाएगा। बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम बिल्कुल एक सा नियम होता है, करना पूरा पैटर्न उसका बिल्कुल सेम होता है, लेकिन ये V और T के मध्य संबंध बताता है, ये P और T के मध्य संबंध बताता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं P व T के मध्य संबंध बतलाने वाला। तो स्वाभाविक है कि इसमें तीसरी चीज कौन सी स्थिर होगी, V बराबर स्थिर। तो हम नियम क्या कह सकते हैं कि गैलुसेक के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी भी गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। बिल्कुल सेम वैसे जैसे चार्ल्स ने बताया था V समानुपाती T के जब P स्थिर हो, इसी तरीके से यदि हम गैलुसेक नियम की व्याख्या करें तो हमारा गैलुसेक नियम बताता है P समानुपाती T जब V स्थिर हो। तो हम इसको शाब्दिक रूप में कैसे कह सकते हैं कि स्थिर आयतन पर किसी भी गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अब सेम वैसे समानुपाती का चिन्ह बराबर में रखने के लिए हम यहाँ पर एक नियतांक मान लें, तो P समानुपाती क्या हो जाएगा, बराबर K इंटू T। अब सेम वैसे पक्षांतर कर लें, T ऊपर है तो पक्षांतर में कहा जाएगा, नीचे। तो पक्षांतर करने पर हमारा संबंध प्राप्त हो जाएगा P बटे T बराबर K। तो ये एवोगैड्रो नियम का पहला रूप हमको प्राप्त हो गया, जो निश्चित रूप से साधारण अवस्था में लागू होता है। जब V स्थिर हो तो P अपॉन T बराबर क्या हो जाएगा, K। अब ऐसे ही हम इसको अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग अवस्थाओं में देखें तो बिल्कुल सेम वही संबंध जो हमने चार्ल्स के नियम के लिए सीखा था, वही संबंध हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम देख लें पहले पदार्थ के लिए और दूसरे पदार्थ के लिए, या उसी को हम लिख सकते हैं प्रारंभिक अवस्था के लिए और अंतिम अवस्था के लिए। प्रारंभिक अवस्था के लिए यदि हम देखें तो यह जाएगा P1 अपॉन T1 बराबर K, और दूसरे पदार्थ के लिए P2 अपॉन T2 बराबर K। अब इन समीकरणों की यदि हम सेम वैसी तुलना कर लें, ये हम सीख चुके हैं, दोनों नियमों में, बॉयल के नियम में भी और चार्ल्स के नियम में भी पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसकी हम तुलना कर लें तो हमारा संबंध प्राप्त हो जाएगा P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2, या इसको हम लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2। तो ये एक महत्वपूर्ण समीकरण है जो हमारे एवोगैड्रो नियम की व्याख्या करता है, और इसको हम लेते हैं समीकरण 2। तो इस रूप में चाहे बॉयल का नियम हो, चार्ल्स का नियम हो या एवोगैड्रो नियम हो, तीनों नियमों की व्याख्या हम बहुत अच्छे से कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ये शॉर्टकट पैटर्न जो आपको याद करना है कि बॉयल का नियम जो है वो ये बतलाता है कि V समानुपाती 1/P, तो यहाँ पर क्या स्थिर रहेगा, T बराबर स्थिर। इसी तरीके से चार्ल्स का नियम बताएगा V समानुपाती T, तो तीसरा घटक क्या स्थिर हो जाएगा, P बराबर स्थिर। और एवोगैड्रो नियम बतलाता है P समानुपाती T, तो तीसरा घटक हमारा हो जाएगा V बराबर स्थिर। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से इन तीनों नियमों को शॉर्ट रूप में सूत्र के आधार पर बैठा लो, तो हमारे तीनों नियम बिल्कुल क्लियर याद हो जाएंगे। अब इसी तरीके से यदि हम एवोगैड्रो नियम के गैलुसेक नियम की अपन बात कर रहे थे, तो गैलुसेक नियम की अपन व्याख्या यदि करें ग्राफीय निरूपण के रूप में,
तो इसका ग्राफीय निरूपण अपन देख लें। इसके लिए सिर्फ हमको एक ही ग्राफ प्राप्त होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इस तरीके से हमको ग्राफ दिखाई देगा जो कि ताप T और दाब T के मध्य संबंध बतलाएगा। अभी अपन ने दो नियम देखे, बॉयल का नियम और दूसरा चार्ल्स का नियम। अब अपन तीसरे नियम की व्याख्या करेंगे जो कहलाता है गै-लुसेक का नियम। अब बॉयल और चार्ल्स के नियम की तरह यह नियम भी हमारे दो घटकों के मध्य संबंध बतलाता है। वो घटक होते हैं P व T। जैसे चार्ल्स का नियम बतलाता है V और T के मध्य संबंध, वैसे ये संबंध बताता है P और T के मध्य संबंध। तो स्वाभाविक है कि इसमें तीसरी चीज मतलब V बराबर क्या होगी, स्थिर। तो हमारा ये नियम देख लें कि कैसा होगा गै-लुसेक का नियम। स्थिर आयतन पर किसी भी गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। मतलब यदि हम इसको सूत्र रूप में लिखें तो P समानुपाती हो जाएगा T के, जब V कैसा हो, स्थिर हो। तो हम इस नियम की व्याख्या कर सकते हैं, स्थिर आयतन पर किसी भी गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अब समानुपाती का मतलब सेम वैसी है कि यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ जाएगा और यदि दाब कम करेंगे तो ताप कम हो जाएगा। उल्टा भी कह सकते हैं, ताप यदि हम बढ़ाएं तो दाब बढ़ जाएगा और यदि हम ताप कम करें तो दाब भी कम हो जाएगा। अब समानुपाती का चिन्ह बराबर में रखने के लिए हम यहाँ एक नियतांक मान लें, तो P समानुपाती का चिन्ह बराबर में रखने पर P बराबर K इंटू T। अब समीकरण का हम कर लें पक्षांतर, तो पक्षांतर करने पर T ऊपर है तो आ जाएगा नीचे, तो हमारा संबंध प्राप्त हो जाएगा P बटे T बराबर K। तो ये एक महत्वपूर्ण संबंध हमको मिलेगा गै-लुसेक नियम की सहायता से, P बटे T बराबर K। तो इस तरीके से हमारा एक नियम हमको मिल जाएगा जो P और T के मध्य संबंध स्थापित करेगा, जो V बराबर स्थिर हो। अब इसी समीकरण को हम अलग अलग पदार्थों के रूप में यदि प्रयुक्त करें तो हम उसकी अलग अलग अवस्थाओं में ले सकते हैं। तो हम इसको लेते हैं पहले पदार्थ के लिए और दूसरे पदार्थ के लिए, या हम उसको लिख सकते हैं प्रारंभिक अवस्था के लिए और अंतिम अवस्था के लिए। प्रारंभिक अवस्था के लिए हम ले लें इसको P1 अपॉन T1 बराबर K, P2 अपॉन T2 बराबर K, और इसको दे दें समीकरण 1 और इसको दे दें समीकरण 2। तो दो अलग अलग अवस्थाओं या दो अलग अलग पदार्थों के लिए हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब सेम वैसे ही तुलना कर लें यदि हम समीकरण की, अब चूंकि दोनों के दाएं दाएं पक्ष बराबर हैं इसलिए बाएं बाएं पक्ष भी बराबर होंगे,
तो हमारा संबंध प्राप्त हो जाएगा P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। और यदि हम इसको कन्वर्ट करें तो इसको हम लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 बराबर P1 अपॉन T2। तो इस रूप में हमको गैलुसेक नियम प्राप्त हो जाएगा, जो दो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग अवस्थाओं पर लागू होगा। तो इस तरीके से हम तीनों नियम की व्याख्या कर सकते हैं। अब इस नियम का यदि हम ग्राफीय निरूपण देखें कि ग्राफ रूप में हम इसके संबंध को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो दो अक्षों पर हम इस ग्राफ को प्रदर्शित करेंगे। पहला होगा x अक्ष और ये होगा हमारा y अक्ष। अगर हम x अक्ष पर ताप T को प्रदर्शित करें और y अक्ष पर दाब P को प्रदर्शित करें, क्योंकि हमारा ये जो संबंध होता है वो P और T के मध्य संबंध बतला रहा है, तो हमारा आरेख जो है वो सीधी सरल रेखाएं प्राप्त होता है। तो इस तरह की हमको रेखाएं प्राप्त होंगी जो V1, V2 और V3 अलग अलग अवस्थाओं पर हमको दिखाई देंगी और हमारा जो आरेख है वो मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम तीन महत्वपूर्ण नियमों की व्याख्या करते हैं। अब एक बार आपको इसका एक सरल पैटर्न जो अपने दिमाग में बैठाना है वो ये है कि यदि हम किसी नियम में कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम इस नियम को पहले शॉर्टकट रूप में इस प्रकार याद कर लें। गैलुसेक का सबसे पहले तीनों वैज्ञानिकों के नाम जिनके आधार पर यह सूत्र बना है, फिर देख लें V समानुपाती 1/P, V समानुपाती T और P समानुपाती T। अब तीनों में घटक देख लें। जब T बराबर कैसा हो स्थिर, इसमें जब P बराबर स्थिर और इसमें जब V बराबर स्थिर। तो जिस तरीके से पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, उसी तरीके से उन नियमों को या उन पदार्थों की अवस्थाओं को समझाने के लिए हमारे पास तीन घटक या तीन कारक होते हैं, ताप, दाब और आयतन। और इन तीनों में संबंध बतलाने के लिए तीन महत्वपूर्ण नियम हमारे पास है, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गैलुसेक का नियम। अब एक बार यदि हम इनका बिल्कुल शॉर्ट में अध्ययन कर लें तो आपको इस पैटर्न को अपनी कॉपी पर बहुत अच्छे से बना लेना है और उसी के आधार पर अपने दिमाग में इन तीनों नियमों को बैठा लेना है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो और यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप निश्चित रूप से उसको हल कर सके। तो पहला नियम देख लें अपन, V समानुपाती 1/P के, जब T कैसा हो स्थिर हो। दूसरा चार्ल्स का नियम यदि देख ले तो V समानुपाती किसके होगा, T के, जब तीसरा घटक P स्थिर हो। और यदि हम तीसरे नियम की व्याख्या करें, गैलुसेक का नियम, तो P समानुपाती हो जाएगा T के, जब V कैसा हो स्थिर हो। तो इस तरीके से एक महत्वपूर्ण नियम जो तीन अलग अलग घटकों की व्याख्या करता है, उस नियम को अपन ने समझा। अब अपन चौथे नियम की व्याख्या करेंगे। यह नियम कहलाता है एवोगैड्रो नियम।
चूंकि इस नियम की व्याख्या अपन पहले अध्याय में भी कर चुके हैं और एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक ने एक मोल संकल्पना दी थी, जिसके आधार पर हमने देखा था कि एक मोल का मान 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो उन मोलों की संख्या को बतलाने के लिए जो एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था। उस नियम की अपन व्याख्या करेंगे। उस नियम को अपन यहाँ पर साधारणतः देखेंगे और वो नियम शॉर्टकट में यदि अपन देखें तो वो कहलाता V समानुपाती N के। अब स्वाभाविक है कि इस नियम में दो घटक स्थिर होंगे, P बराबर भी स्थिर होगा और T बराबर भी स्थिर होगा, और N बराबर क्या होगा, मोलों की संख्या। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा संबंध है वो आयतन व मोलों की संख्या के मध्य संबंध बतलाता है। तो इस नियम को हम समझ लें कि वास्तव में एवोगैड्रो नियम क्या है। तो यह नियम जो है वो सन 1812 में एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम सन याद कर लें और एक बार इस नियम की व्याख्या देख लें कि सन 1812 में एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार जब ताप और दाब समान हो या स्थिर ताप और दाब पर किसी भी गैस का आयतन उनके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब यदि हम आयतन बढ़ा रहे हैं तो मोलों की संख्या बढ़ती जाएगी और यदि हम आयतन कम कर रहे हैं तो मोलों की संख्या कम होती जाएगी। तो ये समानुपातिक संबंध कहलाता है V समानुपाती N के। और यदि हम इसको संबंध रूप में देखें तो ये हमारा संबंध आ जाएगा V बराबर K इंटू N के, या हम इसी को लिख सकते हैं V अपॉन N बराबर K। और अलग अलग पदार्थों के लिए हमारा संबंध हो जाएगा V1 अपॉन N1 बराबर V2 अपॉन N2। और यदि हम इसी को देखें तो V1 अपॉन V2 बराबर N1 अपॉन N2। तो ये मोलों के बीच संबंध स्थापित करने वाला बहुत महत्वपूर्ण नियम होता है, जो हमारे किसी भी गैस के आयतन और मोलों की संख्या के बीच संबंध बतलाता है। और इसमें दो कंडीशन हमारी लागू होती हैं, जब P बराबर कैसा हो, स्थिर हो, और जब T बराबर भी कैसा हो, स्थिर हो। तो आज अपन ने इन चार नियमों की व्याख्या करें तो इस अध्याय में हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। जैसा हमारा अध्याय का नाम है द्रव्य की अवस्थाएं, तो हमने सबसे शुरू में देखा द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो साधारणतः वैसे बहुत रेयरली या कम पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कभी काल, लेकिन हमको बहुत अच्छे से पहले पता होना चाहिए कि वास्तव में ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। तो एक चार्ट जो अपन ने बनाया था उस चार्ट को आप रिवाइज कर लें कि ठोस, द्रव और गैस में क्या होता है, उनका आकार कैसा होता है, आयतन कैसा होता है। उनके अपन ने गलनांक उत्तांक की बात नहीं किए थे, तो स्वाभाविक है कि ठोस है तो गलनांक उत्तांक अधिक होगा, क्योंकि तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर आप ठोस, द्रव और गैस को अच्छी तरीके से समझ लें और उनके कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लें। उसके पश्चात जो इस अध्याय से पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि वास्तव में गैसीय नियम क्या होते हैं। तो उन गैसीय नियमों की व्याख्या हमने चार नियमों के अंतर्गत की। सबसे पहला बॉयल का नियम देखा, दूसरा हमने चार्ल्स का नियम देखा, तीसरा हमने गैलुसेक का नियम देखा और चौथा हमने एवोगैड्रो का नियम देखा। तो आप इन नियमों को, जैसा मैंने आपको बताया, एक शॉर्टकट पैटर्न में सूत्र को सबसे पहले अपन दिमाग में बैठा लो, क्योंकि सबसे अधिक कंफ्यूजन हमारा किसके बीच संबंध बताने वाला कौन सा नियम होता है वो होता है। तो आप इन तीनों नियमों को पहले सबसे पहले आसानी से लिख लो
और तीनों के सूत्र लिख लो कि वो किन किन के बीच संबंध बतलाता है, और उसके बाद आप फिर उन पूरे सूत्रों की व्याख्या सीखो और उसके पश्चात उनका ग्राफी निरूपण। एवोगैड्रो नियम के लिए अपन बिल्कुल सिंपल है कि इन तीनों के अलावा जो अलग से संबंध बतलाता है, मतलब मोलों के बीच संबंध बतलाने वाला जो नियम होता है वो एवोगैड्रो नियम कहलाता है। तो फिर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। तो आप लिख लिख कर सूत्रों की प्रैक्टिस कर लो और ग्राफ बनाकर आसानी